दिव्या जल्दी सुबह के काम को निपटा रही थी कि सासू माँ बोली, बहू तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है, परसों शांति पाठ तुम आज ही रवाना हो जाओ ताकि वहां जाकर दादी को श्रद्धांजलि दे सको। सासू माँ के मुंह से ये सब सुनकर दिव्या फपक फपक कर रो पड़ी। आंसू है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बचपन से जिस दादी के साथ रह रही आज वो नहीं है। ये सोच के ही दिव्या का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। दिव्या के पति सूरज को पता लगा तो उसने कहा, मैं तुम्हारा तत्काल में टिकट बनवा देता हूँ। नहीं सूरज, मैं तस्वीर से मिलने नहीं आऊंगी। वहाँ शांति पाठ में दादी का तस्वीर होगा, दादी तो नहीं होगी। आज जब दादी ही नहीं रही तो मैं चाचा जी के घर जाकर क्या करूंगी और किस हक से जाऊंगी। जब तक दादी जिंदा थी मैं मिलकर आई, मिलने को इतना तरसी, इतना सामाजिक बंदिशें मैंने झेली। अब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं नहीं मानती ये खोखले रिवाज और बंदिशें से कहकर दिव्या ने फोन रख दिया। दिव्या के सामने पुरानी दिनों की यादें ताजा हो गई। दिव्या के पापा और चाचा जी दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। दादा दादी अलग गांव में रहते थे। बचपन में दिव्या गांव गर्मी की छुट्टियों में जाया करती थी। अपनी दादी के सबसे करीबी रही। दादी ही उसके बाल बनाती, बालों में मालिश करती, उसके लिए कपड़े की गुड़िया बनाती थी, उसके पसंद का हलवा और चावल की खीर बनाती थी। वो दादी के साथ ही सोती थी। दादी उसे कहानियां सुनाया करती थी। जब दिव्या शहर वापस आती तो उसका मन नहीं लगता था। उसका गांव जाने का बड़ा मन करता था, पर स्कूल की पढ़ाई भी जरूरी थी। जब कभी दादा दादी के साथ शहर कुछ दिनों के लिए आती तो दिव्या दादी के चारों तरफ घुमाती थी। दादी के खाने पीने आराम का ख्याल रखती थी। दादी के लिए एकादशी की कथा और गीता का पाठ करती थी। दादी से दिव्या का बड़ा जुड़ाव था। एक दिन पता चला दादी जी को लकवा हो गया। उन्होंने शहर इलाज के लिए लाया गया पर वो बच ना सके। अब दादी अकेली रह गई। दादी का गांव छूट गया। दादी उदास रहने लगी। वह दादाजी को बहुत याद करती थी, पर धीरे धीरे जीवन समान होने लगा। दादी बड़ी ही धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थी। वह बहुत सरल स्वभाव की थी, जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाती थी। उन्हें भजन गाने का बड़ा शौक था। दिव्या के घर से मंदिर बहुत दूर था। वहाँ कभी कभी पापा लेकर जाते थे या दिव्या, लेकिन रोज जाना संभव नहीं था। दिव्या के घर में दादी का मन कम लगता था क्योंकि उस शहर में किसी रिश्तेदार और ज्यादा थोड़े ही दिन बड़े बेटे के घर रहती, फिर छोटे बेटे के यहाँ रहने चली जाती थी। दादी का वहाँ बड़ा मन लगता था। घर के सामने ही मंदिर था, पार्क में रौनक थी, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बुआ भी चाचा जी की कॉलोनी में ही रहती थी। वो दादी से मिलने आया करती थी। इधर पापा और चाचा जी के बीच गांव के मकान को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा था। चाचा जी गांव का मकान खुद ही हड़प लेना चाहते थे, जबकि उसमें पापा की भी हिस्सेदारी थी। चाचा जी का कहना था, माँ हमारे पास ही रहती तो उनका सब कुछ हमें ही मिलना चाहिए। इधर पापा ने भी दादी की हर इच्छा पूरी की थी। वो दादी को रखने को तैयार थे, पर दादी का मन चाचा जी के यहाँ ही लगता था। चाचा जी को अकेले दादी जी का बोझ उठाना नहीं पड़े तो चाचा जी ने हर महीने दादी के ऊपर खर्च में आधी रकम पापा से मंगवानी शुरू कर दी। पापा और चाचा जी के स्टेटस में रात दिन का अंतर था। पापा समान सी नौकरी कर रहे थे। उन्हें अपनी तीनों बेटियों का विवाह भी करना था, साथ ही किराए का मकान भी था। उधर चाचा जी का अच्छा खासा व्यापार था, खुद का घर था।
दोनों बेटे चाचा जी का बराबर कारोबार में हाथ बटाते थे। घर में नौकर चाकर थे, पर दादी अकेली दादी पर पैसे खर्च करना उन्हें गवारा नहीं था। उनका कहना था कि माँ सबकी है तो मैं अकेले खर्च क्यों करूँ। एक दिन अचानक रात को चाचा जी का फोन आया कि कल माँ की आंखों का ऑपरेशन है, भाई साहब 20,000 रुपये लेकर आ जाना। पापा को चाचा जी अब बस पैसों के लिए ही फोन करते थे और चाचा जी पापा को पूछते तक नहीं थे, क्योंकि पापा का स्टेटस इतना ऊंचा न था। रिश्ते को नहीं, धन को मान सम्मान मिलता था। रातों रात पापा पैसे उधार लेकर गए, पर खर्चा तो कम ही आया है। पापा ने हैरानी जताते हुए कहा, भाई साहब आप कुछ नहीं समझते, ये तो ऑपरेशन का खर्च 25,000 है, बाकी बाद की दवाइयाँ, फल, खाने पीने का खर्च भी तो हमें बराबर देना है ना। चाचा जी के मुंह से ये बात सुनकर पापा चुप हो गए। चाची ने दिन भर खाने के लिए भी नहीं पूछा, न ही घर आने को कहा। पापा ने अस्पताल के बाहर ढाबे पर खाना खाया और वहीं अस्पताल में दादी को संभाला। उन्हें छुट्टी मिलते ही अपने घर शहर आ गए। पापा कुछ न बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पैसा बोलता है। दादी के गांव के सम्मान और गहनों पर चाची जी ने एकाधिकार जमा लिया और पापा को कुछ ना दिया। चाचा जी लेने में बराबर के हिमायती थे, पर देने के पक्ष में नहीं थे। सालों ऐसा ही चलता रहा। इधर दिव्या की शादी हो गई। दिव्या के पति की नौकरी दूर शहर में लग गई। दिव्या का ससुराल और चाचा जी का घर एक ही शहर में था, पर कभी चाचा जी घर आने को नहीं कहते थे। दिव्या का दादी से मिलने का बड़ा मन करता था। अब दादी बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन दिव्या ससुराल से दादी के यहाँ मिलने चली गई। दादी से लिपटकर खूब रोई, उनकी हालचाल पूछे, बचपन के दिनों को याद करने लगी। तभी चाची बोली, हमने तो तुझे बुलाया नहीं, बहन बेटी बिना बुलाए मायके नहीं आती। तेरे ससुराल वाले ने तुझे कैसे भेज दिया? चाची के इतने अपमानजनक शब्दों ने दिल को चीर दिया। अब दिव्या जब भी ससुराल जाती, दादी से मिलने की कसक मन में ही रह जाती थी। पापा से ही उनके समाचार लेकर मन को तसल्ली देती रहती थी। एक दिन समाचार मिला कि दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। दिव्या का मन बेचैन हो गया। दोनों शहरों में दूरियां भी बढ़ी थी। जाने का मन बना ही रही थी कि सासू माँ का फोन आया। आज जब दादी के निधन की खबर सुनी तो एकाएक विश्वास न कर सकी और मन में ये मलाल रह गया कि वो दादी से मिल नहीं सकी। सालों हो गए थे, दादी का चेहरा तक नहीं देखा था। शाम को सूरज आया तो उसने दिव्या को समझाया, तुम्हारा जाना जरूरी है, नहीं तो समाज रिश्तेदार क्या कहेंगे। सूरज, मेरा फैसला अटल है। मैंने अपनी आंसुओं से दादी को श्रद्धांजलि दे दी है। अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी? जीते जी जिससे मिलने को तरसाया, मेरे लिए उस घर के दरवाजे बंद थे। अब दादी के जाने के बाद मेरे लिए दरवाजे खुल गए। बहन बेटी हूँ, अब 13वीं तक वहाँ रहना होगा। ये कैसा रिवाज है? इंसान के जाने के बाद इतने दिन तक वहाँ रह सकते हैं और जीते जी मैं दादी से कुछ घंटे भी नहीं मिल सकती थी। मैं तस्वीर से मिलकर भी क्या कर लूँगी? जिस दादी के प्यार दुलार को बरसों तरसती रही, वो तो मुझे वहाँ जाकर नहीं मिलेगा। सूरज ने ढाढ़स बांधाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाना। दिव्या सूरज के कंधे पर सर रखकर फिर से अपनी दादी की याद में खो गई।